अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करें। पीछे से ले आ रहे हैं, फटाफट कवर कर देंगे सब कुछ। पहले जो पढ़ा चुके हैं वो भी, और जो आज पढ़ाने वाले वो भी। लोन लिया, लोन डेट, इंस्टॉलमेंट भी देना है। इंस्टॉलमेंट देना है तो पहला महीना इंस्टॉलमेंट वापस, सेकंड महीना इंस्टॉलमेंट वापस दे दिया। बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक पैसा मिलते रहता है, दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड एसेट। ठीक, आगे आगे क्या है कि इस डेट में देना था और यहां पे फेल हो गया, फेल हो गया, और यहां पे हमारा फेलियर है, फेल हो गया। लेकिन अगर वो फिर चालू हो गया बाय चांस, वो हम बताएंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ पे वो जाएगा वैसे ऐसे में जीरो में, ऐसे में जीरो में, लेकिन अगर फिर चालू कर दिया तो दिस विल बी स्टैंडर्ड एसेट स्टिल। तो स्टैंडर्ड एसेट तो बैंक जो होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं। अगर आप एक बार अमाउंट फेल करेंगे तो प्रेशराइज करेंगे कि आप पैसा वापस कर दें, ताकि बैंकों को आपका खाता को एनपीए न लिखना पड़े। फिर क्या हुआ, आगे से वो पर्सन जो है अब नहीं दे पा रहा है, फेल। ये डेट था, इस डेट पे फेल कर गया, फेल कर गया। तो फेल के बाद 30 डेज, फेल के बाद फेल डेट 30 डेज रेडी बना दे रहे हैं। 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। अगर ऐसा हुआ तो यहां से इसको, इस खाता को बोल दिया जाएगा कि दिस अकाउंट इज एनपीए अकाउंट। तो यहां से ये जो होगा, ये जब तक भी वो नहीं दे रहा है, दिस विल बी एनपीए। ठीक, तो एनपीए यहां पे घोषित हो गया। अब एनपीए से रिलेटेड कार्रवाई जो होगा वो कर सकती है, और क्या कर सकती है वो तो बात हम लोग बाद में करेंगे, वो कर सकती है। अब ये जो हुआ, दिस इज अप टू अगर वो लगातार 12 महीना तक नहीं देता है, ठीक, नहीं दिए हुए 12 महीना हो गया, 12 मंथ्स कंप्लीटेड, तो एनपीए का भी एक कैटेगरी में जाएगा। दिस कैटेगरी इज क्या, तो इसको बोलेंगे हम लोग दिस इज सब स्टैंडर्ड एसेट। और 12 महीना क्रॉस कर जाएगा तो सुनेता क्या बोलेंगे, तो अगर 12 महीना भी पार हो गया तो ये एनपीए का जो, तो अप टू 12 मंथ्स। अगर 12 महीना पार कर गया तो इसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट मोर देन 12 मंथ्स। अब मोर देन 12 मंथ्स के बाद ये डाउटफुल में ही रहेगा, 1 साल 2 साल रह सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये डाउटफुल से ऑटोमेटिक लॉस में नहीं जाता है कि इतना दिन बाद लॉस में हो जाएगा। तो नेहा, कब ये लॉस एसेट बोला जाएगा? हाँ ठीक है, जब बैंक या आरबीआई को लगेगा कि रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, तब इसको बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेगा तूफा? लॉस एसेट। तो when bank or RBI identifies that recovery is not possible, then this is called loss asset.
ठीक है, तो एनपीए जो है ये एनपीए हो गया। एनपीए में अलग अलग कैटेगरी होता है। कैटेगरी जो होता है हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो पिछले क्लास में बात की हम लोग कि बैंक को जैसे ही एनपीए होता है, जैसे एनपीए हो जाएगा वैसे इनके ऊपर में एक शर्त लगेगा। क्या शर्त लगेगा तमन्ना? पूजा, प्रोविजनिंग का लगेगा ना, प्रोविजनिंग का। तो प्रोविजनिंग का शर्त लगेगा, यानी कि आपका जितना भी एनपीए हुआ है, एनपीए, अब एनपीए में वहां पे लिखे हुए हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। जैसे ही ये सब स्टैंडर्ड एसेट होगा, आरबीआई बोलेगी कि अपना जो रिजर्व है, रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको कम करके दिखाओ। अगर यू हैव 100 करोड़ सब स्टैंडर्ड एसेट और तुम्हारा प्रॉफिट में दिख रहा है 500 करोड़ रिजर्व्स, तुम्हारे पास रिजर्व जो है दिस इज 500 करोड़ कमाए हो पैसा, तो इसमें दिखाओ, जैसे बोलेगी कि 20% कम कर दो। तो 20% कम कर देने से अब ये बैंक जो होगा अपना रिजर्व दिखाएगा 480 करोड़। जैसे ही 100 करोड़ उसका सब स्टैंडर्ड हुआ, यानी कि पब्लिकली पता चल जाएगा कि बैंक का हेल्थ खराब है, देखा जाए तो। फिर क्या होगा? हम देखिए, ये हम नहीं बोल रहे कि 20% ही बोलेगी, बस एग्जांपल ले रहे हैं कि 20% हो सकता है बोले, वो तो अलग अलग होता है। जैसे डाउटफुल में जाएगा वो बढ़ा देगी, वो बोलेगी प्रोबेबली एक ले रहे हैं कि 50% माइनस कर दीजिए अब। तो अब क्या होगा कि वो 450 करोड़ दिखने लगेगा। एक साल जहां कंप्लीट हुआ 450 करोड़, ठीक। और अगर वो लॉस एसेट में क्लासिफाई हो गया तब तो इसमें कंफर्म है 100% अप्रोप्रिएशन, यानी बैंक जो होगी वो साल का शुरू में या एक साल पहले वो टोटल रिजर्व दिखा रही थी कि मेरा 500 करोड़ है, उसको वो कम करके दिखा देगी कि आई हैव 400 करोड़ ऑफ रिजर्व्स। और बाई चांस ऐसे ऐसे अगर 10 खाते लॉस एसेट में चल जाए तो बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें लॉस दिखेगा 500 करोड़ लॉस। तो लॉस 500 करोड़ दिखेगा, यानी बैंक का जो शेयर है वो नीचे गिरेगा। बैंकों में लोग डिपॉजिट करने से डरेंगे क्योंकि बैंक लॉस में चल रहा है। सरकारी बैंक होता है तो लोग नहीं डरते हैं वैसे, क्योंकि लोगों को भरोसा रहता है कि अ काइंड ऑफ सॉवरेन गारंटी इज देयर। लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट बैंक से लोग जो होंगे वो भागेंगे, यानी कि अगर ज्यादा एनपीए हुआ तो बैंक रन भी हो सकता है। लोग अगर अपना पैसा निकालने लगेंगे तो जो बचा खुचा है वो भी निकल जाएगा इनका। तो ये जो है कोई भी बैंक, ये मतलब जनरली सारे नियम कानून होने के बावजूद एनपीए को आइडेंटिफाई करने से बचना चाहता है। एग्जाम्पल सा बात है, क्योंकि प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बचना चाहेगा? एक तो रास्ता ये है कि 90 डेज होने से पहले जो क्लाइंट है उसको फोर्स करो कि कुछ तो पैसा दे दे। तो पैसा देना, अगर वो पैसा देना जारी रखता है कुछ कुछ, तो एनपीए नहीं होगा, बैंक बचे रहेंगे, उनका प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर फिर भी एनपीए हो गया तो 12 मंथ तक तो उनको थोड़ा कम प्रोविजनिंग करना पड़ता है। 12 महीने के बाद ज्यादा करना पड़ता है, ये तो मैंडेटरी है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक उनके हाथ में रास्ता है कि अपना जो ऑडिटिंग कराते हैं उस ऑडिटिंग में वो नहीं दिखाए कि अब ये लोन का रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो 100% प्रोविजनिंग, तो दिखाना नहीं चाहेंगे तो बैंक का जो एनपीए है वो छुपा हुआ रहेगा, ठीक। तो ऐसे हालत में कभी कभी आरबीआई इंटरवीन करती है
और हम बताए थे 2015 में रघुराम राजन जब थे और आरबीआई के गवर्नर, तो एसेट क्वालिटी रिव्यू कराए थे, क्वालिटी रिव्यू एक ही बार जब कराया गया तो 2016 में बहुत एनपीए बढ़ गया था बैंकों का, बहुत ज्यादा। इंडिया में हर कुछ पॉलिटिसाइज हो जाता है, तो विपक्ष बोल रही थी कि बैंकों का इतना एनपीए है, सरकार बोल रही थी कि ऐसा तो कांग्रेस राज का है, बाहर अभी आया है क्योंकि हम लोग चेक किए, तो ये भी चलता रहता है साथ साथ। अब बात यह है कि अगर कोई पर्सन 3 महीना तक या कोई कंपनी 3 महीना तक लोन नहीं देती है, वापस करती है तो उसके बाद अगर कार्रवाई शुरू की जाए तो कई बार वसूली में मुश्किल आता है। यानी कोई नया डूबा है ना, या डूबने वाला है, तो आप उसका पैसा शायद वहां से निकाल भी लेंगे, लेकिन जब पूरी तरह से आपने बर्बाद हो चुका हो तो पैसा नहीं निकलेगा। तो 3 महीना का जो नियम है उससे बैंकों को अपना एसेट का रिकवरी में थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो फिर आरबीआई क्या नियम बनाई कि स्पेशल मेंशन अकाउंट कि आपको फर्स्ट डिफॉल्ट से ही आपको आइडेंटिफाई करना है चीजों को, कम से कम इसलिए ताकि आप अलर्ट रहे। तो वो क्या की बोली कि जैसे डिफॉल्ट होता है आप उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालिए, SMA 0 अप टू 30 डेज, और 30 डेज क्रॉस होता है तो आप SMA 2 में डालिए, SMA 1, और अगर 60 डेज क्रॉस कर जाता है तो SMA 2। ठीक, तो एनपीए का तो एक अपना कॉन्सेप्ट है, ये 90 डेज के बाद शुरू होता है, और उसके पहले 0 to 1 to 30 डेज इट इज SMA 0, 31 to 60 डेज इट इज SMA 1, एंड 61 to 90 डेज इट इज SMA 2। इससे होता क्या है कि जब बैंक्स स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालते हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, और अलर्ट होकर के उसका रिकवरी का कोशिश करते हैं। दूसरा बात, उनको एक बात आइडिया हो जाता है कि इट इज पोटेंशियल एनपीए, ये फ्यूचर में जाकर के एनपीए बन सकता है, तो उसको ज्यादा अलर्ट होकर के काम करेंगे। और भी अगर एक से ज्यादा बैंक से पार्टी लोन लिया हुआ है और ये सब पार्टियां जो है रिपोर्ट करते हैं ऐसे में हो रहा है, यानी कि किसी पार्टी को पैसा नहीं दे पा रहा, तो ये सारे पार्टी मिल करके प्लान करते हैं कि इससे कैसे वसूली हम लोग करेंगे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो अभी रिसेंटली हम लोग जो पढ़ लिए थे, पिछले क्लास का रिवीजन ही कर रहे हैं, कि हम लोग जो पढ़ लिए थे कि आरबीआई पहले SMA 2 के बाद SMA 2 हो जाए अगर, तो फिर इसको लोन को बेचने का परमिशन देती थी। यानी कि जो लोन लिया है वो लोन का वसूली का रेट किसी और को दे देगी, और उसके बदले में उस लोन का कुछ हिस्सा वो ले लेगी। यानी कि एक ARC कंपनी होगी, एक ARC कंपनी अगर 61 डेज क्रॉस कर गया, पुराना नियम 61 डेज क्रॉस कर गया, तो बैंक किसी ARC कंपनी के पास जाएगी, बोलेगी एक फैक्ट्री को लोन दिए थे, फैक्ट्री मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तुम लोन का वसूली कर लेना, 100 करोड़ रुपए दिए थे उसको, और मेरा 100 करोड़ रुपए दिए थे और मेरा अभी 60 करोड़ बाकी है, तो तुम वसूली कर लेना, हमको पैसा दे दो। तो ARC कंपनी बोलेगी कि आपका 60 करोड़ बाकी है, हम देंगे एक्चुअली 40 करोड़ ही, आप पेपर हमको दे दीजिए, हम वसूली कर लेंगे। तो 40 करोड़ अगर बैंक ले लेगी तो इसमें वो 20 करोड़ छोड़ी, दैट इज हेयर कट। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हेयर कट का। हेयर कट का मतलब हो गया कि जो अमाउंट बैंक अपना लोन में से छोड़ देती है, जब लोन वसूली का राइट किसी और को ट्रांसफर कर देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेयर कट। तो इस केस में 33% हेयर कट था बैंक का। बैंकों का एवरेज हेयर कट जो होता है वो हेयर कट 50% के आसपास में होता है। आधा पैसा इनको मिलता है, बाकी पैसा नहीं मिलता। हाँ, यस, इस एक और पॉइंट जो उठ गया, सही उठा, कि अगर बैंक का वसूली में भी
अगर वो पार्टी फाइनली पैसा कम देता है और अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज हेयर कट। कुल मिलाकर के बैंकों को कितना पैसा वापस मिला या कितना पैसा का लॉस हो गया उसमें, उस लॉस को बोलते हैं हेयर कट। अगर 60 करोड़ रुपए बाकी था और बैंक किसी भी तरह से 40 करोड़ ही वसूल पाए तो 20 करोड़ इज हेयर कट। ये हेयर कट जो हुआ ये या तो राइट बेच करके ले सकते हैं या फिर वो खुद वसूली से ले सकते हैं। ठीक, बैंक जो होता है कभी कभी कुछ और काम भी करती है, ध्यान बैठाते रहिएगा बात, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक कई बार क्या करती है कि कुछ पार्टियों को जो लोन में डिफॉल्ट करते हैं फिर से लोन दे देती है और वो उस लोन का पैसा से अपने इंस्टॉलमेंट भर देते हैं, बैंक से लेकर के बैंक इंस्टॉलमेंट भर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरग्रीनिंग। तो एक एवरग्रीनिंग भी एक प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एनपीए जो है दिखता नहीं है लेकिन एनपीए होता है, लोन और देते हैं, वो पैसा भर देता है और बैंक अपने एनपीए का दिखाने से बचा लेते हैं। ठीक, हाँ, तो ये जो था ये कुल मिलाकर के ये हालत है एनपीए का। एनपीए यूज्ड टू बी अ बिग प्रॉब्लम, अब उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह गया। एनपीए का प्रॉब्लम अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बैंकों का बैलेंस शीट इतना बड़ा हो जाता है ना, मतलब काम करते करते, कि एनपीए का परसेंटेज वैसे भी छोटा होने लगता है एज ए परसेंटेज। एब्सोल्यूट टर्म में गिरे ना गिरे, लेकिन हो सकता है परसेंटेज में इतने ज़्यादा लोन दे देते हैं, बाद में एक्सपैंड कर जाते हैं कि परसेंटेज में छोटा दिखने लगेगा। और भी कुछ कारण और भी है। अब आते हैं हम लोग रिकवरी, जो पिछले क्लास में बात करना शुरू किए थे। रिकवरी, बैंकों का पैसा फंस गया, इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब है। बैंक जो है उनके पास अगर लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता कि कुछ लोगों को दिया जाता और वो लोग पैसा कमा करके बैंक को वापस कर देते। पैसा जब वो वापस कर देते तो बैंक किसी और को लोन दे देती। मनी मल्टीप्लायर होता रहता, कहीं जाता 5 साल तक एक अच्छा फैक्ट्री अच्छा खासा खड़ा हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता, बहुत सारे प्रोडक्शन होते, और उसके बाद क्या होता कि वो पैसा तब तक 5 साल पे बैंकों को वापस आ जाता। बैंकों को वापस आ जाता, कोई और एंटरप्रेन्योर को पैसा मिल जाता, वो भी काम करता, रोड बनता, फिर डेवलपमेंट के काम होते। लेकिन अगर एक ही जगह पैसा चला गया और वो पार्टी जो था पैसा को फंसा दिया, वापस बैंक को नहीं किया, तो बैंक जो होगा फिर नए एक्टिविटी के लिए लोन नहीं दे पाएंगे, तो इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता। ठीक, तो ग्रोथ मतलब इकोनॉमी का जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रहा हो उसी समय जरूरत होता है कि बैंक लोन दे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा होता है उसी समय ज्यादातर लोग लोन वापस नहीं करते। जैसे कोविड के दौरान में लोगों को लोन वापस नहीं किए, उसी वो टाइम था जबकि बैंक लोगों को लोन दे, ठीक, जो भी काम चालू थे उनके लिए, लेकिन बैंकों को पैसा वापस नहीं आएगा। तो ऐसा होता है कि जिस टाइम में जरूरत होता है उस टाइम में बैंक दे नहीं पाती है। खैर, तो ये जरूरी है कि रिकवरी का एक सिस्टम रखा जाए। रिकवरी का जो सिस्टम था, पहले कोर्ट थे, सिंपल। तो पहले थे सिविल कोर्ट, 2 लोग जो होंगे डिस्प्यूट में आ जाएंगे, सिविल कोर्ट, बैंक और पार्टी। इसके समय बैंक ही ले रहे हैं, अभी हम बैंक में बात कर रहे हैं। आप एफआईज भी समझिएगा, एफआईज मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है, एनबीएफसी भी हो सकती है। तो बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे, केस करेंगे पार्टी पे। अब क्या होगा, सिविल कोर्ट फैसला देगी कि हो सकता है फैसला दे कि पैसा वापस करो, नहीं तो जेल जाओ। तो ये जो होगा, सिविल कोर्ट पैसा दिला सकती है। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में एक दिक्कत क्या है कि कोर्ट में डेट्स आसानी से मिल जाते हैं। तो कोई पार्टी जो होगा वो डेट लेके डिले तो कर ही देगा, पैसा का वसूली में दिक्कत होगा। फिर अगर लोअर कोर्ट में हार गए तो हायर कोर्ट है, तो वही जो सालों साल तो टाना ही जा सकता है। तब सरकार सोची कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। पैसा का डिस्प्यूट है, कोर्ट में ही तो डिले हो रहा है,
तो फिर गवर्नमेंट क्या की, वो ले आई लोक अदालत। लोक अदालत, लोक अदालत हम पहले शॉर्ट में बोल दे रहे हैं और शॉर्ट में बोलने का पूरा का पूरा बात कंप्लीट करेंगे। लोक अदालत में सोचा ये गया था कि जो दो पार्टी एक दूसरे से के ऊपर में केस किए हुए हैं, पैसा नहीं लेन देने का है, यहाँ पे ये लोग सहमति से रेडी हो जाए। 100 करोड़ का 60 करोड़ बाकी था, तो दोनों पार्टी रेडी हो जाए, बैंक भी रेडी हो जाए कि चलो 30 करोड़ दे दो, पार्टी भी रेडी हो जाए, ठीक है हम 30 करोड़ पे कर देंगे, बात खत्म। सहमति वाला बात होना था लोक अदालत में, ठीक। ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब क्या हुआ, तब हमारी पार्लियामेंट पास की डीआरटी के लिए एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। रिकवरी ट्रिब्यूनल आप ध्यान देंगे अगर इसमें सारी की सारी बातों में, तो आपको एक बात खुल करके सामने आएगा कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है या जो भी बन रहा है, ये एक्चुअली कोर्ट से बचने के लिए हो रहा है कि कोर्ट में मामला न जाए। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या किया गया कि बोला गया कि एक अलग सा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि पैसा का लेन देन में अगर डिस्प्यूट है या डेट रिलेटेड है तो वो फैसला कर देगा और उसका फैसला के खिलाफ कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो कोर्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बोला गया कि नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, नहीं तो फिर जो जस्टिस का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा अगर सारा काम ट्रिब्यूनल कर देगा। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे, लेकिन डीआरटी से सीधे नीचे वाले कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। डीआरटी लाया गया, डीआरटी वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल। तब लाया गया सरफाएसी। सरफाएसी में लाया गया फिर वही बात कि कोर्ट से बचना है। इवन इस बार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से बचने की कोशिश किया गया, क्योंकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केसेस जो है वो लंबे लंबे टाइम तक पेंडिंग होने लगे। जो कोर्ट में हो रहा था वही यहां भी हुआ डीआरटी में। कोर्ट को से बचाने के डीआरटी लाए, डीआरटी खुद ही क्लॉग्ड हो गया। तो इस बार बोला गया कि नहीं, कुछ डीआरटी वगैरह नहीं, सीधा जो पैसा दिया है वो जाकर के प्रॉपर्टी हाथ में ले लेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जाओ और प्रॉपर्टी ले लो, जो प्रॉपर्टी तेरा सिक्योर्ड है, होम लोन कोई नहीं दे रहा है, जाओ होम पे कब्जा करो, कोई डीआरटी कोई लोक अदालत कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ कब्जा लो, ठीक। ये था सरफाएसी। सरफाएसी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो था अपील डीआरटी में होता था, फिर डीआरटी वही डीआरटी का चक्कर है। तब आया आईबीसी, दिस इज अ गुड कोड, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड बैंक्रप्सी। तो ये जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, ये कोड जो है रिलेटिवली इट इज वर्किंग बेटर, और इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े थे, ट्रिकिंग बोलते हैं हम लोग, तो ट्रिक किया गया था। और कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि ये हाँ ठीक ही काम कर रहा है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिविल कोड तो पढ़ने की जरूरत नहीं हम लोगों को, तो सिविल कोड को छोड़ देते हैं। हमारा लोक अदालत, लोक अदालत जो था वो लीगल सर्विस एक्ट, लीगल नोट्स तो है ना आपके पास, एक्ट 1987 के अनुसार बनाया गया। इसको स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या बात की है, लोक अदालत का बात कर रहे हैं। लोक अदालत में जो आपको कीवर्ड है सेटल अमाइकेबली, इसमें मूल बात क्या है, सेटल अमाइकेबली, दोनों पार्टी का सहमति जरूरी है, नहीं तो लोक अदालत जो होगी केस को वापस भेज देगी जहां से आया था, जहां आया था वहां जाओ। सेटल हो गया, यहां पे ऑर्डर ऐसे नहीं निकलता पैसा दो, ऐसा नहीं होता है, दोनों पार्टी कंसेंट कर जाते हैं, ठीक है इतना में सेटल कर लेते हैं, हो गए तो अच्छा बात, नहीं हुए तो अपना लड़ेंगे फिर केस,
अगर सिविल केस से आया है, सिविल कोर्ट से आया है तो सिविल कोर्ट में वापस, अगर डीआरटी से आया है तो डीआरटी से वापस। आप इसमें जो केस कर सकते हैं लोक अदालत में, वो आज जो लिमिट है इट इज अप टू 30 लाख, अप टू 30 लाख, अप टू। इससे ज्यादा का केस आप नहीं कर सकते इसमें। आप लोग इतना तो समझ ही जाएंगे, जब सेटल हो ही गया है तो फिर इसका ऑर्डर जो निकलेगा उस ऑर्डर के खिलाफ में अपील का कोई बात ही नहीं है, तो इसका कोई अपील नहीं होता है, फिर आगे कहीं पर भी अपील नहीं होता है, किसी कोर्ट में अपील नहीं होगा फिर, क्योंकि दोनों पार्टी एक्चुअली दोनों पार्टी का सहमति से निकला हुआ है। नहीं सेटल होगा तो जहां से आया था, सिविल कोर्ट से अगर आया था तो सिविल कोर्ट में वापस से आ जाएगा, और अगर डीआरटी बनाई है, डीआरटी बना डीआरटी में जाएगा। तो अवार्ड कांट बी चैलेंज्ड। इन एनी कोर्ट। पहला कवर्ड, ठीक, मेन मैंने तो बता दिया, बाकी नोट से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है हमारा डीआरटी, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एक एक्ट बना था, दैट वाज रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स and financial institutions. This was RDDBFI. It was in 1993. 1993 में बना, और आज के दिन में कुल मिलाकर के 39 डीआरटीज हैं। डीआरटीज अलग अलग लोकेशन में है, केस देखते हैं। और डीआरटी से जो अपील होता है दैट इज DRAT, A फॉर अपेलेट, अपेलेट। ऐसे 5 हैं हमारे पास आज। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो लॉ है ये बोलता है कि जहां पर डेट रिकवरी का जहां तक सवाल है वहां पर कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे। डीआरटी में केस जाने के लिए पहले जो लिमिट था इट यूज्ड टू बी 10 लाख। बोला गया कि 10 लाख से अगर ऊपर का केस है तभी डीआरटी में जाएगा। 10 लाख से ऊपर, यहाँ पे देखिएगा 30 लाख से नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, वहां पर 10 लाख से ऊपर का केस। बाद में क्या हो गया कि डीआरटी में केसेज भर गए तो बोला गया कि नहीं 20 लाख से ऊपर का केस जो होगा वही डीआरटी में जाएगा। तो अभी का आज का डेट में मस्ट बी हायर देन must be at least 20 लाख। तो अगर 20 लाख रुपया या उससे ऊपर का केस है तो डीआरटी में जाएगा। डीआरटी जो होती है वो खुद भी लोक अदालत लगाती है। अगर 20 लाख से ज्यादा का केस है तो लोक अदालत लगवाएगी, लोक अदालत में सेटल करेगी, सेटल करवा सकती है। तो एक तो है कि डीआरटी के थ्रू भी लोक अदालत में जाता है, और अगर डीआरटी के थ्रू लोक अदालत में गया और नहीं सेटल हुआ तो डीआरटी में वापस लौट आएगा। तो यहां पर क्या होगा, अब एडजुडिकेशन होगा। अब वो कंसेंट वाला बात नहीं रहेगा। कंसेंट को कोशिश कर सकते हैं अप टू 30 लाख में, और 30 लाख से अगर, क्योंकि 30 लाख तक लोक अदालत में हो सकता है, और उसके बाद वो उसके पास वापस केस आ सकता है। 30 लाख से अगर ज्यादा हुआ तो अपने पास आ सकता है, अपने पास रहेगा।
तो ये जो होती है, हम बताइए इसके बेंचेज होते हैं, 39 बेंचेज है, यानी कि अलग अलग जगह बिखरे पड़े हुए बेंचेज, और जिस एरिया का केस होगा उस बेंच में जाएगा। अब हुआ क्या कि जो टेक्निकल बात हुआ वो ये हुआ कि डीआरटी का भी वही हाल हुआ जो सिविल कोर्ट का हुआ। हमारी सरकार का क्या है ना कि सिस्टम बना देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट्स। आपको पता है लाखों पोस्ट खाली रहते हैं, तो डीआरटी में भी पोस्ट खाली है। पोस्ट खाली है तो सुनवाई नहीं हो पाएगा, 39 से काम नहीं चल रहा है, तो डीआरटी भी वैसे ही क्लॉग्ड हो गए जैसे सिविल कोर्ट थे। सबसे ज्यादा क्लॉग्ड जो है वो चंडीगढ़ 2 बोलते हैं उसको, डीआरटी चंडीगढ़ 2 तो इतना क्लॉग्ड था कि हाई कोर्ट में अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि मेरा जो केसेज है वो हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि लोअर कोर्ट में तो होगा नहीं। तो वो मतलब हाई कोर्ट से भी प्रोबेबली ज्यादा वो अपने को क्लॉग्ड मान रहा था कि हाई कोर्ट मेरा केसेज ले ले। तो ये जो है ये प्रॉब्लम डीआरटी में आया। तो थ्योरेटिकली जजमेंट मस्ट बी पास्ड बिटवीन 30 डेज। 30 डेज में डिस्प्यूट आया, 30 डेज में जजमेंट पास करो। फास्ट करने के लिए किया गया कि जल्दी जल्दी बैंक जो है वो फटाफट रिकवरी कर ले, लेकिन ये हुआ नहीं। बोला गया कि जब जजमेंट आ जाएगा तो 15 डेज में रिकवरी ऑर्डर दे दो। रिकवरी ये हो गया एडजुडिकेट, और ये जो है रिकवरी ऑर्डर, यानी 45 दिन का पूरा मामला था। बैंकों को 45 दिन में वापस मिल जाना था पैसा। रियलिटी नहीं है, सालों साल चलता रहा केस और डीआरटी क्लॉग्ड थे। जब ये भी नहीं हुआ तो फिर पास किया गया सरफाई से। तो डीआरटी जो था वो नरसिम्हम 1 के बाद नरसिम्हम कमेटी जिसको बोलते हैं नरसिम्हम 1, 1991 में रिकमेंड मतलब बोला था कि कुछ करने का जरूरत है। यहां भी बोला गया कि कुछ करने का जरूरत है। तो फिर नरसिम्हम 2, इसके बाद आया सरफाई से। बहुत बड़ा नाम है, सिक्योरिटाइजेशन एंड ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement of security interest। ये पास हुआ 2002। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 एक्ट, सरफाई। पहले हम यहां से शुरू करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो उसमें वो बैंक जो है, बैंक होम लोन दी थी तो घर पे कब्जा लेगी, इट इज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कब्जा ले लो अपना सिक्योरिटी पे, ना डीआरटी जाओ ना लोक अदालत जाओ कब्जा लो। एक दूसरा बात यह है कि अब कब्जा लेकर के क्या करना है, कब्जा लेकर के सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होगा कि उस पे वो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करेगी, मतलब घर का वैल्यूएशन करेगी, घर का वैल्यूएशन करके वो पेपर जारी करेगी। 60 करोड़ था ना, तो हो सकता है वो 50 लाख का कितना पेपर हो रहा है, 120 पेपर होगा ना, होगा ना, तो 120 पेपर हुआ तो 50 लाख का
120 पेपर निकालेगी और वो मार्केट में बेच देगी। ठीक, तो उसको जो लोग कर देंगे उन लोगों को जब ये लिक्विडेट होगा, जब बिक जाएगा, तो उस सिक्योरिटी को लेकर के उनको पैसा दे दिया जाएगा। बात मतलब सिंपल सा बात है कि सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करने के पीछे रीजन यही है कि पैसा लिक्विडेशन से पहले या उसको रिकंस्ट्रक्शन से पहले मिल जाए। रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक फैक्ट्री होगा, वो फैक्ट्री वो हाथ में ले ली, हाथ में लेने के बाद उसको लगता है पैसा हमको चाहिए बैंक को, तो वो उसका सिक्योरिटी रिसिप्ट निकाल देगी। अब सिक्योरिटी रिसिप्ट निकाल देगी, जो लोग खरीदेंगे उसको वो खरीदेंगे, रखे रहेंगे, और इस बीच में क्या होगा कि कोई दूसरा पार्टी आएगा, वो पार्टी बोलेगा फैक्ट्री में चलाएंगे। मान लीजिए एक फैक्ट्री है बॉडी बिल्डिंग का, वो ट्रक का बॉडी बनता है, तो ट्रक का बॉडी बनता है, वो एनपीए हो गया, ये क्या कि उस पर कब्जा लेने का सिक्योरिटी रिसिप्ट दी, बैंक के पास कुछ पैसा आ गया, अब उसको कोई पार्टी आया कि हम इसको चलाएंगे और बैंक को पैसा वापस करने रेडी हो जाता है। तो जब वो पैसा वापस करेगा तो वो सिक्योरिटी जो रिसिप्ट जो लोग लिए हुए हैं उनको पैसा देगी वो। ठीक, कुछ लोग यही इसी काम में है, सिक्योरिटी रिसिप्ट खरीदना उनका काम है। ठीक है, तो अब आता है रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज, सब बात क्लियर करते जा रहे हैं। पहला है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मतलब किसी को कब्जा लेना। दूसरा बात हुआ हमारा सिक्योरिटाइजेशन, मतलब सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करके और अपना पैसा का रिकवरी करना। और थर्ड हमारा रिकंस्ट्रक्शन मतलब हो गया कि बैंक कब्जा की, उसको बैंक कब्जा करने के बाद उसका मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। जो लोग चला रहे हैं बोले कि तुम लोग हटो, दूसरा मैनेजर आएगा, या क्योंकि बैंक का प्रॉपर्टी हो गया हो, फैक्ट्री को दूसरा चलाएगा, या किसी को वो किसी दूसरा पार्टी को, बगल वाला कंपनी को बोल दे कि आप लोग चलाइए इसको, अगर चलाने के लिए इंटरेस्टेड है तो। ठीक, तो ये जो होता है दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। या फिर कुछ कंपनियां होती है जिसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो कंपनीज को बोलेगी कि तुम लोग खरीद लो, मेरा 60 करोड़ का लोन था, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, आएंगी बैंक के पास कि आप तो लिए थे ना वाला 60 करोड़ का लोन था, उसके ऊपर में आप हमको दे दीजिए। तो ये बोलेंगे कि कितना देगा, तो जैसे वही हम 40 का बोल रहे थे, वो बोलेगा कि हम 40 देंगे, 30 देंगे। हो सकता है बैंक बोले कि सोचे कि अगर हम इसको बेचेंगे पीस मिल, अगर इसको लिक्विडेट करेंगे, फैक्ट्री चलता फैक्ट्री है, अगर हम इसको बेच देंगे तो हमको 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। बैंक का थिंकिंग है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रही है इसको बेचो मत, काट के मत बेचो फैक्ट्री को, इसको हमको पूरा दे दो, हम इसका 30 करोड़ दे देंगे। तो बैंक सोच सकती है कि नहीं अच्छा है, हम 60 करोड़ तो मेरा कभी नहीं मिलेगा, 30 तो मिलेगा, 30 ले लेगी। ये जो काम किया दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन का जब इसमें बात उठा तो इसी एक्ट से एआरसी क्रिएट किए गए, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये कंपनियां क्रिएट की गई, ये कंपनियां जो है ये इनका काम है बैंकों से बैड एसेट खरीदना और उससे प्रॉफिट कमाना, इनका मेन काम है। इसमें एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी बैंक का कोई घर है, जो घर पे कब्जा ले ली है बैंक, तो वो घर जो है वो खरीद लेंगे इनसे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री खरीद लेंगे और बैंक को रियलिटी में ये भी एक उल्टा टाइप का काम करते हैं। अगर फैक्ट्री खरीद लेंगे ना, हम आगे बाद में बताएंगे ये वाला चीज, अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर फैक्ट्री खरीद लेंगे, फैक्ट्री में जो 60 करोड़ का है और वो वादा किए कि 60 करोड़ तो नहीं देंगे, हम 30 करोड़ देंगे, तो रियलिटी में वो 30 करोड़ नहीं देंगे बैंक को। ठीक है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। इंडिया में जितना बड़ा एनपीए है उतना पैसा नहीं होता है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। तो एआरसी कंपनियां क्या करती हैं कि यूजुअली 15% पैसा देती है
30 करोड़ में सौदा पक्का हुआ, 4.5 करोड़ हाथ में दे देंगे, लो बैंक को 4.5 करोड़ मिल गया। और बाकी जो करते हैं ना वो सिक्योरिटी रिसिप्ट देते हैं। ठीक, अब ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट देते हैं, ये सिक्योरिटी रिसिप्ट का वही हाल है जो बैंक जब कर रही थी। ठीक है, ये एआरसी इस बार सिक्योरिटाइजेशन किया, तो वो क्या है कि सिक्योरिटी रिसिप्ट किसको दी? बैंक को इस बार दी, केवल बैंक को 4.5 करोड़ रुपया कैश प्लस पेपर। पेपर फॉर व्हाट? बाकी पैसा के लिए। बाकी पैसा मतलब कितना हो गया? 25.5। 25.5 करोड़ का वो पेपर दे देगी। बैंक क्या करेंगे? बैंक बोलेंगे एनपीए क्लोज्ड, रिकवर्ड 30 करोड़, उनका बैलेंस शीट पे 30 करोड़ ऐड हो जाएगा। लेकिन कैश कितना है? ओनली 4.5 करोड़। बाकी क्यों लिख दिए? क्योंकि एआरसी कंपनी जब उस फैक्ट्री को बेच देगी किसी को, तो जब उससे पैसा आएगा, पैसा कितना आएगा? एआरसी कंपनी का थिंकिंग होगा कि 35 करोड़ तक आ जाएगा। तो 35 करोड़ आएगा तो सिक्योरिटी रिसिप्ट ले लेगी वापस, और अब 25.5 करोड़ रुपए दे देगी बैंक को, और 5 करोड़ अपने पॉकेट में रख लेंगे। एआरसी का मॉडल। ठीक, एआरसी कभी भी पूरा पैसा नहीं देती है, और सिक्योरिटी रिसिप्ट देती है। इसलिए एनपीए का रिकवरी भी होता है थ्रू सरफा एसी, तो रियलिटी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बैंक का, जब हम ये बात कर रहे थे ना कि बैंक को एनपीए का सॉल्व हो जाएगा तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक दूसरा को लोन देगी, नो, अभी टाइम है। कैश पोजीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, वो टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो ये जो है हमारा एआरसी कंपनी भी सरफाइसी से बनाया गया था। एआरसी कंपनी भी इस तरह से काम करती है। मिलेगा, लेकिन इमीडिएट नहीं मिलता। इमीडिएट कैश का पोजीशन ठीक नहीं होता। हाँ, 4.5 करोड़ मिला, लेकिन आप टोटल देखिए 60 करोड़ था। खुद से रिकवरी करते तो बैंक को 10 करोड़ भी नहीं मिलता, क्योंकि बैंक एक्सपर्ट नहीं है ना इस बात का। सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होता है। एआरसी का ये एक्सपर्टीज है, वो पार्टी ढूंढ लेगी जिसको चला देगा। हाँ, होता ही। एनपीए हो गया हम तो लॉस। एक लॉस के बारे में सीट में लिखा हुआ मिलेगा आपको वीडियोकॉन ग्रुप का, उसमें हेयर कट जो था 95% था, 95.5%। बहुत ज्यादा। आईबीसी आया तो भी मतलब 40% तो शुरू में था, बाद में तो गिर के और नीचे आया है। लॉस तो है ही, वो मतलब मिलना है नहीं हो तो जैसे जो भी मिल जाए वही ठीक है। रियलिटी में क्या है ना, अगर प्रैक्टिकली आप बात करेंगे ना तो चीजें और भी बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? एक मान लीजिए कि एक यहाँ पे झीकपानी नाम का जगह है, वहाँ पर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है एसीसी का, एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट जो हो जाए, अगर एनपीए हो जाए और हमारी बैंक इस पर कब्जा ले ले, और कब्जा लेने के बाद उसको वो चाहे कि हम लिक्विडेट कर दें, कोई पार्टी नहीं मिल रहा चलाने के लिए, लिक्विडेट कर दें, तो अगर वो इसमें टाइम लगा देगी ना साल भर, तो अगर उसको पहला दिन 100 करोड़ रुपये मिला होता तो एक साल बाद अगर बेचने जाएगी ना तो 5-10 करोड़ भी निकल जाए, बहुत बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि आसपास के चोर जो होते हैं ना, माफिया चोर, वो माफिया चोर इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि चूंकि फैक्ट्री में तो फैक्ट्री मालिक तो चला गया है, फैक्ट्री मालिक तो सिक्योरिटी अपना हटा लिया है, तो वो दिन दहाड़े ट्रक लगवा के फैक्ट्री काट करके बाहर निकाल करके बेच देते हैं। तो फैक्ट्री का अंदर को सामान ही नहीं बचता। बैंक लिक्विडिटी वैल्यू उस समय सोचेगी कि इससे लिक्विडिटी वैल्यू तो 30 करोड़ होना चाहिए, और जब किसी को बुलाएगी एआरसी को कि इसका 30 करोड़ वैल्यू है, तो अंदर झांक के देखेगा अंदर में है क्या कि हम बेचेंगे। ये इंडिया में यूनिक एनपीए का प्रॉब्लम है। ये लेना है कब्जा तो कब्जा लीजिए, बेचिए, रुका तो और भी निकल जाएगा। हाँ, बैंक जो है अगर किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं तो कानून ये है कि 7 साल से ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक अगर किसी फैक्ट्री को ले लेते हैं, फैक्ट्री का मैनेजमेंट चेंज करा देते हैं, फैक्ट्री को चलाने लगते हैं,
चलने लगते हैं तो बैंकिंग छोड़ करके तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो बैंकों को बोला 7 साल मैक्सिमम, तो 7 साल के अंदर उनको बेचना ही पड़ता है, और इसीलिए SARFAESI में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाया गया। कब ये SARFAESI को इन्वोक कर सकते हैं, अब थोड़ा उस पर बात करते हैं। SARFAESI को तब इन्वोक कर सकते हैं जबकि अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर है तो मिलजुल करके अगर 75% वाले इकट्ठा हो जाए, 75% ऑफ डेट, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टी दी हुई है और इनका कलेक्टिव डेट जो होता है वो 75% से ज्यादा है, तो ये लोग SARFAESI इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा कहानी ये है कि टोटल जो पैसा है, जो बकाया है, वो shall not be less than 20%। तो टोटल ड्यू shall not be less than 20%। अगर 20% ज्यादा है, 100 करोड़ का लोन दी थी, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिला के जो हुआ, अगर उसका 80% अगर पार्टी दे चुका है तो SARFAESI नहीं लगेगा। ठीक, अब ऐसा नहीं कि 80% दे दिया और उसका फैक्ट्री भी गया। ठीक, और दूसरी बात ये जो 70% वाला बताएं, अगर 3-4 बैंक मिल करके दिए हुए हैं, 4 बैंक, तो 3 बैंक इकट्ठा होते हैं और तीनों बैंक का अगर 75% क्रॉस कर जाता है तो SARFAESI लगा देंगे, उस पर कब्जा लेंगे। हाँ, अगर मिल करके है तो 3 बैंक या 4 बैंक जो भी है मिला करके 75% क्रॉस करना चाहिए, तब वो SARFAESI इन्वोक कर पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए उनका 60% हो और 40% कोई और दिया हुआ है, तो फिर प्रॉपर्टी में कैसे कब्जा ले पाएंगे? वो हो सकता है ना कि एक बैंक 40% है, वो नहीं इन्वोक कर रहा है और बाकी इन्वोक करेंगे तो प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा ना उनका, तो नहीं कर पाएंगे इन्वोक। ठीक, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी पे कब्जा मिलता है ना। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें NBFC भी कवर होते हैं। अच्छा, लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट कितना से हो, लोन अमाउंट मस्ट बी मोर देन 1 लाख। मोर देन 1 लाख, अगर इससे कम हुआ तो SARFAESI नहीं लगेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, फार्म लोन्स आर एग्जम्प्टेड। फार्म लोन, खेती के लिए लोन दिया जाएगा, SARFAESI नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बैंक पहुंच के जमीन पर कब्जा लेने के लिए, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई पर्सन SARFAESI के खिलाफ में अपील करना चाहता है तो वो जाएगा DRT में, लेकिन DRT जो होगी वो उससे फी लेगी इसका। तो फी जो होता है, ये फी ₹12,000 to 1.5 लाख तक हो सकता है। एक बात, अगर यहां से भी DRT से भी उसको नहीं लगा कि मेरा काम हुआ, 60 करोड़ रुपए बाकी था, घर हो गया अटैच, तो ये लोग जाएंगे DRT। घर का जो ओनर है, ओनर था, और DRT चल जाएगा। DRT जाकर के बोलेगा कि मेरा घर कब्जा ले लिया गया, छुड़ा दीजिए, ये कारण है, हम तो पैसा दिए थे, या फिर हम तो बर्बाद हो चुके थे, जो भी कुछ भी, हम इस कारण से नहीं दिए, तो DRT में जाएगा। अगर DRT भी उसको घर वापस नहीं दिलाई बैंक का कब्जा से, तो फिर वो DRT में जाएगा। लेकिन अगर DRT में गया तो उसको टोटल लोन अमाउंट का 50% जमा कर देना पड़ेगा। 60 करोड़ का मसला था तो 30 करोड़ रुपए DRT में जमा करो, तब जाके केस लड़ो। ठीक, तो DRAT में भी जा सकते हैं, 50% ऑफ ड्यू पे कीजिए। जो लोन लिया रहेगा वही ना? लोन लिया रहेगा, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा घर वापस मिल जाएगा। 30 करोड़ दे देगा DRAT को, वहां केस फाइल लड़ेगा और घर वापस लेगा अपना। उसको पता है कि मतलब 30 करोड़ देना मेरा ठीक है। बात यह है कि DRAT में जाएगा तब ना,
क्योंकि डीआरटी इतने क्लॉग्ड है कि यहीं पर मामला लटक जाएगा। और आपको पता है अगर मामला लटक जाता है तो फिर घर भी कुक तो नहीं पाएगा ना, डीआरटी में लटका हुआ है, स्टे ऑर्डर हो गया, अब बैंक रुकी हुई है, डीआरटी में केस है। तो बात यह सरफाइसी जिस पर्पस से लाएगा वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर जो है गवर्नमेंट लेकर के आई आईबीसी। एनबीएफसी भी जो है, एनबीएफसी भी जो होते हैं वो इसको इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी तब इन्वोक करेंगे जब उनका टोटल जो साइज हो, एसेट साइज, वो ₹100 करोड़ से ज्यादा हो। एनबीएफसी के लिए अलग नियम है। और उनका जो पैसा बकाया हो किसी पार्टी पे वो 20 लाख रुपया हो। कोई अदर देन बैंक 100 करोड़ का साइज होना चाहिए और 20 लाख से ज्यादा रुपया बाकी है तो वो सरफाइसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक, LIC हाउसिंग फाइनेंस लोन दे दी, पैसा वापस नहीं आया, घर पे कब्जा ले लेगी सरफाइसी से, बट 20 करोड़ से ज्यादा, सॉरी 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए अमाउंट। तो ये जो है हमारा हुआ सरफाइसी। अब आते हैं आईबीसी में, तो जाएंगे हम लोग, बट आईबीसी में जाने से पहले बात करें कि किसानों का क्या। किसान तो सरफाइसी में कवर होते नहीं, तो सरफाइसी में उनका जमीन तो जाएगा नहीं। तो किसानों के लिए जो होता है दो चीजें होती है, दैट इज वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब होता है किसान का पैसा बकाया है तो बैंक जो होते हैं उनसे वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। किसान का 10 लाख रुपया बाकी है तो बैंक बोल सकते हैं कि 4 लाख दे दो, 6 लाख रुपए छोड़ दो। तो दिस इज वन टाइम सेटलमेंट। बैंक लॉस ले लेंगे इसमें, वही हेयर कट, ठीक। तो ये जो होगा किसानों के साथ में सरफाइसी लागू नहीं होगा, हेयर कट ले सकते हैं। लेकिन हेयर कट लेते समय में क्या होता है सब जगह में कि कोई भी मैनेजर जो होगा वो सेटिंग गेटिंग का कोशिश करेगा, ठीक। तो सेटिंग गेटिंग का कोशिश ना हो उसके लिए एक टिक बॉक्स अप्रोच होता है, टिक बॉक्स। किसी भी काम में अगर डिस्क्रिशन होगा तो करप्शन होगा। अगर सरकार बोल देगी ना बैंक मैनेजर डिसाइड करेगा तो बैंक मैनेजर अच्छा से डिसाइड कर लेगा। इसीलिए मतलब कहने का मतलब कि वो देख लेगा कि कहाँ से बन रहा है पैसा। तो इसलिए चेक बॉक्स अप्रोच होता है। मतलब चेक बॉक्स का मतलब ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। डज द फार्मर पे इनकम टैक्स, फैमिली मेंबर्स विद इन द फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंडेंट, पर पर्सन इनकम, कुछ कुछ रहेगा उसमें। वो अगर खास जगह में टिक लग जाता है, इज द फार्मर बीपीएल कार्ड होल्डर, तो अगर टिक 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 लगता है तो उस टिक के बेसिस पर ही देगा, ऐसे नहीं देगा। इसको बोलते हैं टिक बॉक्स अप्रोच। नो डिस्क्रिशन, फॉर्म में टिक 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 वो बता दिया ये अगर टिक हो गया तो इसको लोन वेवर आप कर पाएंगे, ये टिक नहीं हुआ तो आप लोन वेवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक होता है वन टाइम सेटलमेंट एंड सेकेंड इज लोन वेवर। लोन वेवर, लोन वेवर जो है वो बैंक नहीं करती है, बैंक का काम नहीं है लोन वेवर करना, ये करती है सरकार। किसानों के केस में सरकार लोन वेवर करती है और लगभग हर इलेक्शन में सरकार देखेगा, पॉलिटिकल पार्टी का वादा होता है कि हम लोन वेवर करेंगे, होता ही है वादा, कहीं ना कहीं लोन वेवर का वादा होगा। लोन वेवर का वादा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रेडिशन बन गया इंडिया में, चूंकि किसानों का पॉपुलेशन बहुत था, धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन वो वोट बहुत बड़े वोट बैंक है और लोन वेवर से उनको पैसा देना ही नहीं पड़ता है। जो लोन ले लिए उसमें पूरा का पूरा पैसा उनका बच जाएगा।
तो गवर्नमेंट जो होती है वेवर करती है। तो एक तो है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, यस इट इज, लेकिन एक भी बात से ये किसान डिस्ट्रेस में रहते हैं हमारे किसान, आत्महत्या तो किसान इतना ज्यादा करते हैं, तो सरकार जो होती है वो करती है। लेकिन क्या होता है इससे क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है, उसमें मार है। बट ये बात पहले कर ले कि लोन वेवर में होगा क्या। लोन वेवर में सरकार बोलेगी कि लोन वापस नहीं लेना है, तो बैंक बोलेंगे आप पैसा दीजिए, तो सरकार क्या करती है, डायरेक्ट पैसा नहीं दे करके वो देती है जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटी, 5 साल का मेच्योरिटी का दे देगी। 100 करोड़ बाकी है तो 100 करोड़ का जीसेक पकड़ो, सरकार को कैश नहीं देना पड़ा, जीसेक दे दी, 5 साल बाद मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो ये जो है आज का प्रॉब्लम को फ्यूचर जनरेशन पे डालने जैसा होता है। बट ऐसे ही है, जो ऑयल बॉन्ड होता था वो भी ऐसे ही होता था, सरकार डायरेक्ट पैसे नहीं देती थी, जीसेक दे देती थी, तो सरकार फ्यूचर में डाल देती है, इमीडिएट नहीं लेती है उसको। तो यस, जीसेक के थ्रू वो काम होता है वाला जीसेक। इंटरेस्ट भी 5 साल के बाद ही मिलता है, बीच में नहीं, ये तो कूपन होता है, 6 महीना में मिलता है। एक्चुअली आरबीआई 6 महीने पे करती है। अब आते हैं क्रेडिट डिसिप्लिन। क्रेडिट डिसिप्लिन क्या होता है, अब हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं, जो नोट्स आपको नहीं मिलेगा, दूसरे तरह की चर्चा कर रहे हैं। क्रेडिट डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर सरकार जो होती है बार बार लोन वेवर करती है, तो किसान के पास अगर पैसा होगा भी तो बैंक को नहीं देगा, रख लेगा। क्यों? उसको लगेगा इलेक्शन होने देते हैं, अगर इलेक्शन में वादा हो गया तब तो हो गया, तब तो वापस करना ही नहीं है उसको। और तो इसका मतलब है डिसिप्लिन क्या खराब हो गया कि वो पैसा लेकर के नहीं देगा जानबूझ करके। तो मतलब करते हैं कि डिस्ट्रेस्ड फार्मर को फायदा हो जाए, बट यहां पे तो वो लोग भी नहीं देते हैं जो दे सकते हैं। तो हाँ, ये एक इशू है। दूसरा इशू क्या है ये में वेवर में, कि ये केवल और केवल उन लोगों को हेल्प करता है जो बैंकिंग चैनल से टच में रहते हैं, क्योंकि सब किसान बैंकों से तो लोन लेते नहीं हैं। बहुत सारे किसान तो सूदखोरों से लोन लेते हैं, तो लोन वेवर का फायदा उनको तो नहीं मिला जो सूदखोर से लिए थे, वो तो केवल उनको मिला जो कि बैंक से लिए थे। दिस इज बैड थिंग। सरकार को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अगर तुमको देना ही है तो सबको दो। तीसरी बात, जो डिसिप्लिन में रहते हैं उनको नुकसान हो जाता है। जो पैसा पहले ही चुका दिया था, जब माफी होगा तो बड़ा अफसोस होगा, काश हम भी बैंक को नहीं दिया होते, माफी हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम जो है बट स्टिल ये चलता रहेगा लोन वेवर का इशू। कारण ये है, एक तो यस इट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स क्योंकि वादा होता है, और दूसरा है कि हाँ, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी डिस्ट्रेस में रहता है। लोन लेने के बाद नहीं दे पाने के कारण कई सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं। ठीक, ये भी हो गया। तो हम लोग जो है आज का दिन में जो पढ़े वो पढ़ लिया हम लोग, लोक अदालत, डीआरटी, सरफाईसी तक पढ़े ना, सरफाईसी तक पढ़े। हम लोग अगला टॉपिक को रोक देते हैं, आईबीसी, बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये ट्यूसडे को हम लोग कवर करते हैं।